नमस्कार, मैं सज्जनपाल मील एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका मनिंदर साइंस स्कूल की कला वर्ग की ऑनलाइन क्लास में। आज का देखो जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे वो टॉपिक है गुट निरपेक्ष आंदोलन। ठीक है ना? कौन सा आंदोलन है? गुट निरपेक्ष आंदोलन। क्या है ये आंदोलन है, कैसे हुआ, कौन से देश इसमें शामिल थे, वो सारा हमें आज इसमें अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखो गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था। सबसे पहला मतलब तो होता है गुट निरपेक्ष आंदोलन का, गुट निरपेक्षता का किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। ये देखो आंदोलन चला था लगभग 1 सितंबर 1961 से प्रारंभ माना जाता है। इसका प्रारंभ कब से माना जाता है? 1 सितंबर 1961 से माना जाता है। ठीक है, कैसे हुआ आप देखो। इसके प्रमुख नेता कौन थे, कौन से देश के जो नेता है वो इसके जन्मदाता माने जाते हैं, वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले गुट निरपेक्ष था क्या वो देख लो। 1961 के बाद देखो, आपको सबको पता है द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ वो कब हुआ, कब से कब तक चला? 1939 से 1945 तक। ठीक है ना? कब तक? 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला था। और 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहर हैं जिनका नाम है हिरोशिमा और नागासाकी, उन पर एटम बम यानी कि परमाणु बम गिरा दिए। और इसके बाद में दूसरा विश्व युद्ध क्या हो जाता है? समाप्त। जब तक किसी को नहीं पता था कि अमेरिका नाम की भी कोई शक्ति है, लेकिन परमाणु बम गिराने के बाद में जो अमेरिका वो एक महाशक्ति के रूप में उभर कर आया। ठीक है, 1961 के काल में बात करते हैं 1961 की। उसमें विश्व की 2 महाशक्तियां थी प्रमुख, ये एक तो और एक ये नाम लिखता हूं, इसका क्या नाम था? सोवियत संघ। सबसे बड़ी महाशक्ति था ये उस समय। ठीक, आज जैसे आज तो सिर्फ एक ही महाशक्ति है, वो कौन सी है? अमेरिका। उस समय सबसे बड़ी महाशक्ति सोवियत संघ और दूसरी अमेरिका। ठीक है, अब देखो कि होता क्या है। सोवियत संघ में क्या व्यवस्था थी? साम्यवादी व्यवस्था थी। और अमेरिका में थी पूंजीवादी व्यवस्था। कैसी? पूंजीवादी व्यवस्था। ठीक है ना? साम्यवादी व्यवस्था में क्या होता था या समाजवादी व्यवस्था में क्या होता था? देखो, जितने भी संसाधन थे वो सरकार के हाथ में थे। यानी कि संसाधन क्या होते हैं? जैसे खेत हैं वो भी सरकार के, दुकानें, हॉस्पिटल, स्कूल, सभी का जो मतलब संचालन है वो सरकार करती थी। निजी हाथों में कुछ नहीं था। ठीक है ना? सब कुछ ही सरकारी था वहां पर, निजी हाथों में कुछ नहीं था। उसी प्रकार अमेरिका में पूंजीवादी व्यवस्था थी जहां सब कुछ ही निजी था। मतलब स्कूल भी निजी, सरकार के हाथ में नहीं थे, हॉस्पिटल भी निजी। ठीक है ना? सारे जितने भी मतलब फैक्ट्रियां, कंपनियां सभी निजी हाथों में थी, सरकार के हाथ में कुछ नहीं था। ऐसी व्यवस्था को बोलते हैं पूंजीवादी व्यवस्था। मतलब साम्यवादी व्यवस्था क्या होती है? ऐसी व्यवस्था जिसमें संपूर्ण संसाधन देश के किसके हाथ में हो? सरकार के हाथ में हो, साम्यवादी व्यवस्था। और ऐसी व्यवस्था जिसमें संपूर्ण संसाधन निजी हाथों में हो उन्हें बोलते हैं पूंजीवादी व्यवस्था। तो इस हिसाब से भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? भारत में देखो, निजी विद्यालय भी हैं, सरकारी विद्यालय भी हैं, निजी हॉस्पिटल भी हैं, सरकारी हॉस्पिटल भी है। मतलब हर जो क्षेत्र है वो निजी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों में है, सरकार के हाथों में भी है। तो यहाँ पर देखो पूंजीवाद का भी है मिश्रण और साम्यवाद यानी कि मिली जुली मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? याद रखना, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, साम्यवादी का भी मिश्रण और पूंजीवादी। तो अब देखो मेन पॉइंट पे अपने आते हैं। 1947 में भारत आजाद हो गया था, 15 अगस्त 1947 को। इसी क्रम में इस समय ब्रिटेन के अस्तित्व में, यानी कि ब्रिटेन के उपनिवेश जितने भी थे वो धीरे धीरे स्वतंत्र होते जा रहे थे। मतलब ब्रिटेन के जितने गुलाम देश हैं और अन्य देशों के जो गुलाम देश हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहे थे? स्वतंत्र होते जा रहे थे।
जैसे ये देश हैं ए बी सी डी ई एफ, ये सारे देश हैं। ए देश है वो तो सोवियत संघ के पास चला गया, बी है अमेरिका के पास, सी सोवियत संघ के पास, डी अमेरिका के पास, ई इधर चला गया, एफ इधर चला गया, ठीक है ना। इस प्रकार ये विश्व के दो गुट बन गए थे और जितने भी स्वतंत्र देश थे वो इन गुटों में शामिल हो रहे थे। तो देखो इन गुट, इसको बोलते थे गुट, क्या बोलते थे? गुट। ये साम्यवादी गुट हो गया और ये पूंजीवादी गुट हो गया, दोनों गुट हो गए ना, ये साम्यवादी और ये पूंजीवादी, अमेरिका पूंजीवादी गुट, ठीक है। सैनिक गुट थे ये दोनों ही, सैनिक गुट, ठीक है। अमेरिका है, इस गुट का नाम था नाटो, अमेरिका वाले गुट का नाम था नाटो, और साम्यवादी जो सोवियत संघ है इस गुट का नाम था वारसा पैक्ट या वारसा संधि। इस गुट में शामिल जितने भी देश थे उनका अलग से यही था, दोनों शक्तियां हैं ये अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही थी। सोवियत संघ है ये कोई देश नहीं था, 15 देशों से मिला हुआ एक संघ था। कितने देशों से मिला हुआ? 15 देश शामिल थे इसमें, जबकि अमेरिका अकेला था। फिर इसके पास देखो और अन्य देश जैसे जैसे स्वतंत्र होते गए वो इधर आते गए, कुछ इधर आ गए। जैसे पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, वो स्वतंत्रता के समय कौन से गुट में शामिल हुआ था? पूंजीवादी अमेरिका के गुट में। और भारत है 1971 में, कब है? 1971 में पाकिस्तान के युद्ध के समय साम्यवादी गुट में, यानी कि जो साम्यवादी वारसा पैक्ट है इसमें शामिल हो गया था। 1971 तक तो भारत किसी गुट में शामिल नहीं हुआ। अब ये प्रश्न ये उठता है कि ये दोनों ही देश हैं, दोनों गुट हैं, ये इन जो कमजोर देश हैं, स्वतंत्र नए स्वतंत्र देश थे, उनको अपनी ओर क्यों मिला रहे थे? ताकि इन जो देशों के क्षेत्रों पर ये अपने सैनिक ठिकाने बना सकें, इनसे मतलब खनिज पदार्थ है या आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकें युद्ध के समय, ठीक है ना। ये अपने देश के जो सदस्य हैं, सोवियत संघ है, वो अपने साथ बहुत ज्यादा देश मिलाना चाहता था ताकि अगर अमेरिका के साथ युद्ध हो तो ये देश इसका साथ दें। अमेरिका ये चाहता था कि सोवियत संघ के साथ युद्ध हो तो इसके साथ जितने देश होंगे वो इसका साथ दें। तो मतलब अपने गुट को मजबूत करने के लिए गुट बना रहे थे, जिसमें नए नए जो स्वतंत्र देश थे उनके जो नेता हैं वो इस संधि में शामिल हो रहे थे। पाकिस्तान जैसे जो देश हैं वो इसमें शामिल हो गए थे। तो ये तो बन गए गुट। क्या बन गए? गुट। यानी कि अब देखो स्वतंत्र हो रहे थे ना देश, वो दो प्रकार के थे। आधे देश वो जो सोवियत संघ के गुट में शामिल हो गए, आधे देश वो जो पूंजीवादी गुट में शामिल हो गए, ठीक है। इसके अलावा कुछ देश ऐसे बचे थे जो किसी भी गुट में शामिल नहीं थे और न ही किसी गुट में शामिल होना चाहते थे। उन देशों को बोला गया गुट निरपेक्ष देश, यानी कि इन दोनों ही शक्तियों के गुटों में शामिल न होने वाले देश। यही है आज की हमारी गुट निरपेक्षता, ठीक है। कि वो कौन से देश थे जो किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे और क्यों नहीं होना चाहते थे, ठीक है, क्या कारण था। तो देखो मैं आपको बताता हूं उसका क्या कारण था। इसको थोड़ा मिटा देता हूं। गुट समझ आ गया इसमें? वारसा पैक्ट कौन सा? साम्यवादी गुट नाटो। इनकी एक लक्ष्य था कि इस गुट में शामिल अगर एक देश पर हमला होता है, किसी भी एक देश पर हमला होता है ना, वो इन पर सभी देशों पर हमला माना जाएगा। मतलब अगर इसमें शामिल एक भी देश पर हमला होता है तो पूरा का पूरा गुट मिलके क्या है उस हमले का जवाब देगा। इधर अगर इसके ऊपर हमला होता है तो ये पूरा का पूरा गुट मिलके क्या है उसका जवाब देगा, ठीक है। तो ये गुट हो गए थे। अब वो देश जो किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए, मैंने आपको बता दिया कुछ देश तो किधर शामिल हो गए, इस गुट में, कुछ इसमें, लेकिन भारत जैसे कई देश थे जो किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए। उनके बारे में अब अपने देखते हैं। अब देखो जो हमारा गुट निरपेक्ष आंदोलन है, इसके प्रमुख नेताओं के नाम लिख देता हूं। मैंने आपको बता दिया कि 1 सितंबर 1961 को तो इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। अब इसके प्रमुख जो नेता थे वो सबसे पहले नेता थे मिस्र के, एक देश है मिस्र, ठीक है ना। कौन सा देश है? मिस्र। इसके पूर्व राष्ट्रपति कौन है? पूर्व
राष्ट्रपति थे, मतलब किसी समय में वो क्या है, मिस्र के क्या रहे थे, राष्ट्रपति थे, और उनका नाम था गमाल अब्दुल, गमाल अब्दुल। ठीक है, पहला देश कौन सा हो गया, मिस्र। ठीक है, दूसरा यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया। ठीक है, दूसरा देश कौन सा है, यूगोस्लाविया। तो यूगोस्लाविया के थे जोसेफ टिटो। कौन से थे, जोसेफ टिटो। फिर तीसरे इंडोनेशिया, इसके थे सुकर्णो, सुकर्णो। ठीक है, तीनों हो गए, अब बचे दो। भारत, भारत के पंडित जवाहरलाल, ये भी देखो जोसेफ टिटो है, ये राष्ट्रपति थे उस समय, ये प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पांचवा देखो, एक हो गया, 2 3 4 और 5। घाना देश है, घाना, इसके नेता थे वामे एनक्रूमा। ठीक है ना, ये प्रश्न बहुत बार आता है कि प्रमुख जो संस्थापक सदस्य है वो कौन है, घाना। 2018 में प्रश्न आया था, 2 नंबर का प्रश्न आया था कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख सदस्यों के नाम लिखो। ध्यान से देखना जो मैं बता रहा हूं वो, उसमें प्रश्न आ गया कि प्रमुख सदस्यों के नाम लिखो। नहीं तो उसमें यह पूछा कि सदस्य राष्ट्रों के नाम लिखो या वैसे। तो कुछ बच्चों ने सोचा कि पता नहीं देश पूछे हैं या ये सदस्य पूछे हैं। तो अगर ऐसा प्रश्न आ जाए, या तो पूछेंगे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख जो सदस्य राष्ट्र हैं, संस्थापक के नाम पूछेंगे, संस्थापक के नाम लिखो। तो देश के पूछे तो देश तो ये मिस्र, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, भारत और घाना। और सदस्य पूछें तो देखो, सदस्य पूछें तो उसमें देखो आपको क्या करना है, जैसे गमाल अब्दुल लिख दिया, उसके ब्रैकेट में क्या करो, मिस्र। आप दोनों ही चीजें कर लो, ठीक है ना, ब्रैकेट में मिस्र भी कर लो और गमाल अब्दुल भी, दोनों नाम। तो उसमें क्या होता है फिर, अगर वो वहां नंबर काट नहीं सकता, ठीक है ना, उसको सही करना ही पड़ेगा। अगर उसने मान लो पूछा है राष्ट्रपति पूछा है या देश पूछा है, तो उसमें उसको दोनों के जवाब मिल गए ना, तो उसको वो गलत नहीं कर सकता या उसमें नंबर काट छाट नहीं कर सकता। तो देखो इसमें प्रमुख जो पहल की थी वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहले प्रधानमंत्री थे। इन्होंने ये शुरुआत की थी कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। फिर इनका साथ देखो इन सभी ने दे दिया। ये ऐसे देश थे जो 5 ऐसे देश थे जो सबसे पहले इन्होंने कहा कि हम न तो नाटो गुट में जाएंगे, अमेरिका के गुट में भी नहीं जाएंगे और सोवियत संघ के गुट में भी नहीं जाएंगे, गुट निरपेक्ष रहेंगे, बिना किसी गुट में शामिल हुए रहेंगे, किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। तो ये क्या है, इन्होंने पहले से क्या है तय कर लिया। ठीक है, इधर अमेरिका इनको लालच दे रहा, सोवियत संघ इनको अपने में मिलाने के लिए क्या है चाल खेल रहा कि किसी न किसी प्रकार ये अपने साथ मिल जाए, बहुत लालच दिए। लेकिन ये 5 देश हैं वो किसी भी गुट के साथ शामिल नहीं हुए। इसका एक कारण था क्यों नहीं शामिल हुए, देखो अभी बता देता हूं मैं आपको, देख चलते में इसमें। पहला कारण क्या था, देखो ये है अमेरिका, ये सोवियत संघ और ये मान लो भारत है, भारत, ये अमेरिका, अमेरिका का गुट है, ये सोवियत संघ। भारत को पता था अगर एक गुट में शामिल हो गए ना, इस गुट में अगर अपने शामिल होते हैं, जैसे पाकिस्तान शामिल हो गया था, तो ये गुट है वो अपना दुश्मन बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, ये गुट दुश्मन बन जाएगा और इससे तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो भारत किसी एक गुट के साथ जुड़कर दूसरे गुट से तनाव उत्पन्न करना नहीं चाहता था। अब देखो जब भारत एक भी गुट में नहीं जुड़ा ना, तो दोनों ही गुटों से सहायता आ रही थी भारत की तरफ, इधर से भी इधर से भी। सहायता इसलिए दे रहे थे ताकि क्या है, भारत किसी एक गुट में शामिल हो जाए तो भारत को दोनों तरफ से लाभ मिल रहा था। तो भारत मूर्ख थोड़ी है कि दोनों तरफ से एक गुट में शामिल होकर दूसरी तरफ से गुट का जो लाभ आ रहा है वो
मिलना इसको बंद हो जाए, ऐसा काम नहीं करना चाहता था भारत। दोनों ही गुटों से एक तो लाभ मिल रहा था। भारत को पता था कि अगर अपने भी शामिल हो जाएंगे ना तो तीसरा जो विश्व युद्ध है वो करे रहेगा, फिर तो वापस दो गुट बन जाएंगे। दो ध्रुवीय जो व्यवस्था है उसमें दो महाशक्तियों का दबदबा था, दोनों गुट आपस में क्या है युद्ध करेंगे। और अब की बार सब देखो प्रमुख जो देश थे उनको पता था अब की बार अगर युद्ध हुआ तो सभी जो शक्तियां हैं सभी देशों परमाणु संपन्न है, परमाणु हथियारों का प्रयोग होगा और विश्व की तबाही हो जाएगी। तो पहला कारण तो यही था। दूसरा, भारत और अन्य जो 4 देश थे गुट निरपेक्ष आंदोलन के, वो उनका मानना ऐसा था कि आधे देश तो किधर हो लिए शामिल, इधर आधे इधर, तो कुछ देश ऐसे भी चाहिए जो कभी भी इनकी लड़ाई हो जाए तो बीच बचाव कर दें, उनको समझा के उनको क्या अलग करें, मतलब बीच बचाव तो करें। तो वो 5 देश ये गुट निरपेक्ष आंदोलन वाले बन गए, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल कब हुआ और क्यों हुआ। भारत ने कहा कि उस समय जब हस्ताक्षर किए थे ना, भारत ने ऐसे नहीं कहा कि हम कभी भी गुट निरपेक्ष आंदोलन मतलब किसी गुट में शामिल नहीं होंगे। भारत ने कहा कि आवश्यकता पड़ी तो कभी हम गुट ज्वाइन कर सकते हैं, कभी भी गुट में शामिल हो सकते हैं। हम तटस्थ नहीं है कि हम किसी गुट में शामिल होंगे नहीं, ठीक है। इस प्रकार धीरे धीरे ये जो गुट निरपेक्षता के देश हैं, गुट निरपेक्ष देश हैं, इनकी संख्या बढ़ के क्या है देखो 100 से ऊपर हो गई। वर्तमान में 100 से ऊपर है इनकी संख्या, धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती गई। भारत है वो गुट निरपेक्ष आंदोलन में अब शामिल नहीं है, क्योंकि भारत है कौन से गुट में शामिल हो गया था 1971 में, सोवियत संघ के गुट में शामिल हो गया था। क्यों हो गया वो बताता हूं। अब देखो भारत शामिल क्यों हुआ, 1971 में क्या हुआ, ऐसी क्या घटना हुई वो देखो आप। देखो एक बार ऐसे ही बना देता हूं मैं नक्शा। ठीक है, आपको समझाने के लिए बनाया सिर्फ ये भारत है और ये हमारा भाई पाकिस्तान, छोटा भाई है ये, ठीक है ना। स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद में देखो पहले ये पूरा भारत था लेकिन बाद में टुकड़े हो गए। अब पाकिस्तान तो चला गया किसके साथ है, अमेरिकी गुट में, अमेरिकी गुट में शामिल हो गया। और भारत है वो कौन से गुट में शामिल हो गया, कोई से में नहीं हुआ, ये सोवियत गुट खाली पड़ा है, सोवियत गुट, ये किसी भी गुट में भारत शामिल नहीं हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे। 1971 में बात है, 1971 की, जब भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन थी, इंदिरा गांधी थी 1971 में। तो पाकिस्तान ने घुसपैठ कर दी भारत में, ठीक है, हमला कर दिया भारत में। क्यों, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर किसका हाथ था, अमेरिका का। पाकिस्तान को पता था कि अपने को क्या अमेरिका साथ देगा और अपने भारत को क्या है हरा देंगे। इससे पहले 1965 में भी इन दोनों देशों के बीच में युद्ध हुआ था, देखो भारत का, जिसमें भारत को विजय मिली थी। पाकिस्तान उस युद्ध का बदला लेना चाहता था और पाकिस्तान को सहायता कौन दे रहा था, अमेरिका। और भारत के साथ तो कोई शामिल था ही नहीं, भारत है किसी गुट में शामिल नहीं था ना। इस बात का फायदा किसने उठाया, पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने सोचा कि अब भारत को आसानी से दबोचा जा सकता है। तो पाकिस्तान के लगभग 1 लाख सैनिक, बताया जाता है 1,90,000 से ऊपर जो सैनिक है वो भारतीय सीमा में जल्दी से जल्दी गिर के आ गए, अंदर, बिल्कुल अंदर तक आ गए, ठीक है ना। क्या हुआ, अंदर तक घुस आए। तो देखो भारत ने फिर क्या है, श्रीमती इंदिरा गांधी ने अब पाकिस्तान की मदद करने के लिए अमेरिका की जो सेना है वो भी आगे बढ़ गई। अमेरिका की जो सेना है वो भी क्या है, भारत की तरफ है बढ़ गई। एक बार ऐसा लग रहा था कि भारत की हार निश्चित है, लेकिन इंदिरा गांधी जो भारत की प्रधानमंत्री थी उसने सोवियत संघ के साथ संधि कर ली कि हम आपके साथ हैं। तो कौन सा गुट ज्वाइन कर लिया भारत ने, वार्सा पैक्ट, यानी कि सोवियत गुट। फिर सोवियत सेना ने अमेरिकी जो सेना है उसको क्या है रास्ते में घेरा और वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। और ये जो सैनिक अंदर आ गए थे इनको भारतीय सेना ने घेर लिया। इस प्रकार देखो 1971 का जो युद्ध समाप्त हुआ, जिसके बाद में पाकिस्तान का जो पाकिस्तान है इसका एक हिस्सा था यहाँ पर जिसको पूर्वी बंगाल बोलते थे, उसका नया देश बन गया बांग्लादेश। तो देखो भारत है इस कारण क्या है, गुट निरपेक्ष आंदोलन से अलग होकर किसी गुट में शामिल हुआ, ठीक है। अब देखो आपको मैं थोड़ा बताता हूं। अब देखो जो प्रमुख प्रश्न आता है हमारे, देखो 4 नंबर का प्रश्न आता है कि क्या कारण थे
कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत शामिल हुआ या गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना के कारण बताइए। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की विदेश नीति में गुट निरपेक्षता को अपनाने के कारण बताइए, कि भारत की विदेश नीति में गुट निरपेक्षता क्यों अपनाई गई वो कारण बताइए। प्रमुख 4 नंबर का प्रश्न आता है, देखो बहुत बारे। तो पहला कारण क्या था, एक गुट से जुड़कर विश्व में तनाव की स्थिति उत्पन्न नहीं करना चाहता था भारत नहीं चाहता था कि किसी एक गुट के साथ जुड़कर और दूसरे गुट से दुश्मनी मोल ली जाए या दोनों गुटों के मध्य तनाव पैदा हो जाए, ऐसी स्थिति बन जाए। तो इस स्थिति के बिल्कुल भी पक्ष में भारत नहीं था। ठीक है, भारत का मानना यह था कि संपूर्ण विश्व है वो क्या है, मिलजुल कर रहे और किसी प्रकार के विवाद किसी दो देशों के मध्य न हो, इसलिए भारत है वो किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ। ठीक है, तो पहला यहां पर पॉइंट क्लियर होता है कि किसी एक गुट के साथ भारत मिलकर और तनाव की स्थिति पैदा नहीं करना चाहता था। दूसरा है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में स्वतंत्र नीति का अनुसरण भारत नहीं चाहता था कि उसकी अंतरराष्ट्रीय राजनीति में किसी भी प्रकार का किसी बाहरी देश का हस्तक्षेप हो। जिस प्रकार देखो अभी भारत है वो क्या है, ताजा ही आजाद हुआ था, 1947 तक भारत की राजनीति में अंग्रेजों का हस्तक्षेप था ना, तो भारत को यह भी भय था कि कहीं पे अमेरिका या जिस भी गुट में वो शामिल हो जाए वो बाद में उसकी राजनीतिक जो संप्रभुता है उसका हनन नहीं कर ले। मतलब भारत को यह भय था कि अगर अपने किसी भी गुट में शामिल हो जाएंगे तो वो गुट फिर क्या है, अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को बाधित करेगा। जैसे देखो आज पाकिस्तान जो है या जो चीन है, वो पाकिस्तान है, उसकी राजनीति में अमेरिका का हमेशा से हस्तक्षेप रहा है। उसकी विदेश नीति उसी प्रकार की होती है जिस प्रकार अमेरिका चाहता है, क्योंकि अमेरिकी गुट में वो शामिल है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए, और दूसरा कारण ये था कि भारतीय जो नेता नहीं चाहते थे कि जो एकदम नई नई आज़ादी मिली है वो छिन जाए या वो दोबारा भारत कहीं पे गुलाम न बन जाए। वो कहते हैं न कि दूध का जलाया वो छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। तो अभी देखो भारत ताज़ा है, गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हुआ था, काफ़ी समय तक गुलामी की थी अंग्रेजों की, भारत दोबारा गुलाम बनना नहीं चाहता था। इसलिए भारत ने क्या है, अलग रहने का निश्चय किया, स्वतंत्र रहने का निश्चय किया, ताकि उसकी विदेश नीति पर किसी भी अन्य शक्ति का दबाव न हो। तो तीसरा देखो, अपने आर्थिक विकास के लिए दोनों शक्तियों से बराबरी संबंध। जैसे मैंने आपको बताया था कि भारत के जो नेता थे भारत के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, और अन्य नेताओं का भी ये मानना था कि अगर एक देश के साथ अपने जुड़ते हैं ना तो उस एक देश से अपने को फिर क्या मिलेगी, सहायता। हो सकता है कि बाद में वो देश भी सहायता नहीं दे। तो कई मतलब समझदार जो व्यक्ति थे उनका ये मानना था कि अगर दोनों शक्तियों से अगर अपने दूरी बनाए रखें तो दोनों शक्तियों से अच्छे संबंध बनाए जा सकते हैं, और जो सहायता है, चाहे वो आर्थिक सहायता हो या किसी भी प्रकार की जो सहायता है, वो उनको दोनों ही शक्तियों से फिर क्या हो सकती है, प्राप्त हो सकती है। कहने का सीधा सा अर्थ है कि लाभ है वो दोनों ही शक्तियों से लेना चाहते थे। ठीक है, एक शक्ति के साथ मिलकर दूसरी शक्ति को नाराज करने से तो अच्छा है कि दोनों शक्तियों के साथ न जुड़ा जाए और दोनों तरफ से क्या जाए, लाभ। अब भारत के दोनों हाथों में जो हाथ हैं उनमें क्या थे, लड्डू थे एक तरह से। ठीक है ना। अगला है देखो, यह नीति भारत की सामाजिक, सामरिक और भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक मांगों के अनुरूप थी। ठीक है, अब भारत है वो अपनी संस्कृति को है पश्चिमी देशों में भी फैलाना चाहता था। ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से कैसे, देखो भारत में अनेक खनिज संसाधन मतलब खनन क्रिया द्वारा निकाले जाते हैं आज भी और उस समय भी। तो भारत चाहता था कि इन खनिजों का जो आयात है, निर्यात है, वो क्या है, अपने अमेरिका जैसे देशों में, शक्तिशाली देशों में किया जाए। अगर एक देश के साथ अपने जुड़ गए तो दूसरे देश में निर्यात किया नहीं जाएगा और ये खनिज यहीं पे पड़े रह जाएंगे। ठीक है ना। तो इन खनिजों से लाभ लेने के लिए भी जो भारत है वो दोनों महाशक्तियों से अलग रहा। फिर है प्रारंभिक नेतृत्व की इस नीति में अटूट श्रद्धा और विश्वास। प्रारंभिक नेतृत्व किसका, देश में प्रारंभिक नेतृत्व किसका था, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रारंभिक नेतृत्व था। तो उन्होंने
गुट निरपेक्ष की नीति है, इसको सर्वश्रेष्ठ नीति माना कि किसी भी गुट में हम शामिल नहीं होंगे, और अपने साथ में 4 अन्य देशों को भी मिला लिया, जिसको मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कौन कौन से वो देश हैं। फिर है यह भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और विविधतापूर्ण बहुलवादी संस्कृति के अनुकूल थी। ठीक है, भारत में देखो विविधतावादी संस्कृति थी। विविधतावादी मतलब विविधता अनेक प्रकार की यहाँ पर पाई जाती है, आपको पता ही है। मानवीय विविधताएं हो, प्राकृतिक विविधताएं हो, भौगोलिक विविधताएं हो, तो उनके अनुकूल थी ये नीति। ठीक है, इतनी विविधताओं का लाभ लेने के लिए क्या है, ये जो गुट निरपेक्षता की नीति है ये अनुकूल थी। ठीक है, तो ये हो गए इसके कारण कि भारत है इसने गुट निरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई। अब देखो समय है आज के क्वेश्चन का, जिसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न क्या है वो मैं आपको मुक्त ज़बान यानी मौखिक रूप से बताता हूं, और आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में देना है। तो भारत की तरफ से प्रमुख नेता कौन से थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया? दोबारा सुनिएगा, प्रश्न है भारत की तरफ से प्रमुख नेता वो कौन थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया? ठीक है, दूसरा, गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत है वो कौन से सन में हुई? दोबारा सुनो, प्रश्न है गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो शुरुआत है वो कौन से सन से हुई? तीसरा प्रश्न है अमेरिका को किस गुट के नाम से जाना जाता था? अमेरिकी जो गुट था उसका नाम क्या था? ऑप्शन देता हूं आपको, 2 ऑप्शन है, नाटो या वारसा। ठीक है ना, नाटो या वारसा कौन सा गुट था? तो ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज देखो ज्यादा समय नहीं है इसलिए ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बन सकता, तो देखो अगले वीडियो में अपने दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।